दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं भूगोल का जियोग्राफी का पेपर और आपको सॉल्व करा देते हैं। और दूसरे सेट चाहिए तो कमेंट लगातार करते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी के पेपर प्रोवाइड करा दूं, पर देखते हैं जितने में करा सकता हूं कोशिश पूरी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आखेट तथा भोजन संग्रह किस क्रिया के अंतर्गत आता है? सहकारी कृषि शब्द की परिभाषा लिखिए। तो दोस्त मैं सीधे चलता हूं कॉपी पे, और इस बार मैंने क्या किया है, क्वेश्चन भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आखेट और भोजन संग्रह जो था वो किस क्रियाएं के अंतर्गत आता है? तो आता है आखेट और भोजन संग्रह प्राकृतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सेकंड नंबर है, सहकारी खेती से तात्पर्य था, तो इसका आंसर है सहकारी खेती अर्थात कृषि खेती की वह प्रणाली कहलाती है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित, ये ठाकुर का है, होकर लाभ प्राप्ति के लिए सामूहिक खेती करते हैं, इसलिए इसे सामूहिक खेती और सामूहिक कृषि भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ क्रियाकलाप से तात्पर्य क्या है? तो उसको हम दिखा देते हैं तीसरे नंबर का। चतुर्थ क्रियाकलाप भी बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं या हैं, जिसका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध और विकास। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जनगणना 2021 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, चीनी उद्योग में मौसम उद्योग क्यों कहते हैं? अर्थात चीनी उद्योग को मौसम उद्योग क्यों कहते हैं? चीनी यहाँ चीन देश का मतलब नहीं है, चीनी मतलब शक्कर से है। चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल गन्ना है, जो कि एक विशेष मौसम में ही प्राप्त होता है, उसके बाद इसकी आवक बंद हो जाती है। साथ ही चीनी उद्योगों में इसका उत्पादन भी बंद हो जाता है। किसका? चीनी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ बंद है इसलिए यहाँ बंद नहीं लिखा तो चल जाता है। इसलिए चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग कहलाते हैं। दोस्त वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो ज़रूर शेयर करें। खरीफ फसलों की हम बात करें, अब पूछा गया है 2 फसलें बोली गई हैं, मैंने 4 लिखी हैं, सोयाबीन, धान, गन्ना और मूंगफली। खरीफ फसलें हैं, फसलें खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो खनिजों से रिलेटेड है। हमें बोला गया था घातविक खनिज और अघातविक खनिजों के उदाहरण देने थे एक एक, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैंने थोड़ी सी लिखी है, अदरवाइज बिल्कुल सीधे सीधे उदाहरण लिख सकते हैं। घातविक खनिज लौह अयस्क, क्योंकि एक ऑप्शन था तो यही हो गया। अघातविक खनिज अभ्रक, क्लियर हो गया। तो दोस्त सातवें में हमें सिर्फ 2 उदाहरण लिखने थे, तो बाद वाला लिखिएगा। अगला है डेयरी कृषि, अर्थात संसार में डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, तो लिखा देते हैं आपको। उन्नत प्रकार की कृषि जिसमें दुधारू फसलों को पाला जाता है, ये कई विशेषता हो गई। पशुओं को चरने और दूध निकालने के लिए पर्याप्त श्रम होता है, ये भी ठीक है भैया। और यह मुख्यतः किसी नगर या औद्योगिक केंद्र के आसपास पाई जाती हैं, पाली जाती हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कोई, ठीक है। 3 में से आप तीनों लिखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ होता है, अर्थात देश को कैसे लाभ होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देते हैं हम, का आंसर लिख देते हैं। नंबर 1 है, दरअसल दोस्त स्क्रीन बिल्कुल सामने होती है और पेपर और मोबाइल के बीच में सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर का अंतर है, इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाता है लैंग्वेज बोलने में और कभी गलत भी पढ़ देता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। विदेशी आयात और निर्यात से आर्थिक क्रियाओं का विकास होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों और वस्तुओं के स्थानांतरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, जिससे व्यापार करने वाले देशों को लाभ ही पहुंचता है। इसका अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों के मध्य संयोग और भाईचारा बढ़ता है, ये सब लाभ हैं, इसके माध्यम से धीरे धीरे पैसे भी आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जिसका हम अथवा कर रहे हैं, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, इसके बारे में कुछ टिप्पणी लिखनी थी, तो 3 नंबर का है इसलिए मैंने 3 टिप्पणी लिखी हैं। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ये कटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें, यह फ्रांस के पेरिस शहर और तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोए शहर के बीच पड़ता है। इस रेल मार्ग पर चलने वाली प्रमुख ट्रेन ओरिएंटल एक्सप्रेस है, ठीक है, और इसी के नाम पर इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक पिक्चर दी गई है, चित्र, और उस चित्र में 3 क्वेश्चन है जिनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है इस ग्रामीण बस्ती का नाम। तो दोस्त इस तरह की ग्रामीण बस्ती क्या होती है, जब चारों तरफ से सड़कें आ जाती हैं तो इसको हम कहते हैं तारों के आकार का प्रारूप। ठीक है, प्रारूप का नाम देना था तो तारों के आकार का प्रारूप। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद इसी का बा का क्वेश्चन है कि यह प्रारूप कहाँ मिलता है। तो ऐसे प्रारूप वहाँ मिलते हैं जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसी में एक और विशेषता बोली गई है इस बस्ती की, एक विशेषता, तो यह बस्ती देखने में तारों के आकार जैसी प्रतीत होती है, घर घर से लगे होते हैं। ऐसी बस्ती प्रायः नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, हालांकि कुछ गांव में भी ऐसे होते हैं लेकिन वहाँ 3-4 मार्ग ही मिलते हैं, पर शहरों में इससे ज़्यादा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रवासी आर्थिक परिणामों की व्याख्या लिखनी है। 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो पहला है दोस्त, मुझे इसमें मैंने ध्यान से नहीं देखा कि इसमें पॉइंट लिखने हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे लिख दिया था तो काट दिया। प्रवास के आर्थिक परिणाम सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच के अनुपात पर हैं। तो ऊपर कटा हुआ है, मैं जैसे बता चुका हूं कि आगे लिख लिया था। कम जनसंख्या के क्षेत्रों में लोगों की संख्या तथा मौजूदा संसाधन में अनुसंतुलन होता है। दोस्त पढ़ने में गलती हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं आता नहीं है। दरअसल मैंने बताया ना, मोबाइल और कॉपी के बीच में बहुत कम अंतर है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, दिखता नहीं है सही से, बोलने में जबान भी लड़खड़ा जाती है। जिन क्षेत्रों में उत्प्रवासी लोग जाकर बसते हैं वहाँ क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। 3 लिखने में 4 दिखा रहा हूँ आपको, तो जो बेहतर लगे वो लिख लीजिए। आजकल प्रवास का सबसे गंभीर एवं दूरगामी परिणाम हमारे देश में देखा जा रहा है, जैसे उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अन्य देशों के लिए पलायन कर जाना। क्वेश्चन नंबर 13 देख ले, जिसमें है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषकीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय हैं। तो हमने लिखे निम्नलिखित उपाय। तो दोस्त इसके लिए हम 3 उपाय लिख देते हैं, मैंने लिखे 4 हैं, आप 3 करना है। इस क्षेत्र में सघन, ये घा बना है ऐसे लिख सकते हैं, फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए बल्कि बागाती कृषि में खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। अगला है कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण होना चाहिए, समान वितरण। मार्ग में बहते जल की क्षति को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, जैसे नालों को पक्का करना। अगला है जलाक्रांत एवं लवणता से प्रभावित पुनर्नुदान किया जाना चाहिए। और अगला दिखा देते हैं, केवल कृषि और पशुपालन के विकास को सतत पोषकीय विकास संभव नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों का भी यहाँ विकास किया जाना चाहिए। तो 4 में से 3 कीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, सेवा सेक्टर में कौन कौन सी व्यवसाय आते हैं, संक्षिप्त व्याख्या करते हुए चार्ट के माध्यम से समझाना है। तो दोस्त चार्ट में आप नाम लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा संबंधित कार्यों में लगा हुआ है सेवा सेक्टर कहलाता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन ये हो गई, हालांकि ये डेफिनेशन मुझे नीचे लिखनी थी, यहाँ से सिर्फ इतना लिखना था, ध्यान से सुन लेना, ये करना है आपको। सेवा सेक्टर में मुख्य रूप से परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, रियल एस्टेट, ये टामे की है, होटल, रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि सेवाएं आती हैं। फिर इसके बाद हमें अब व्याख्या करनी थी, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है सेवा सेक्टर कहलाता है। फिर उसके बाद सेवा सेक्टर भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% योगदान देता है, इसकी अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। भारत के सेवा क्षेत्र ने हमेशा ही देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से सेवा दी है। इस संबंध में वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ से इतना आपको यहाँ लिखना है बीचों बीच, ठीक, और उसके नीचे ये, तो क्लियर हो गया। और इसका चार्ट आप तैयार कर लीजिए दोस्त, और वीडियो इसके बाद पूरा बहुत जल्द आएगा। अभी मैं कुछ और वीडियो बनाने में लगा हूँ, तो प्लीज़ यार शेयर कीजिए हर एक किसी को, ठीक है।